हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है फोटो रेस्पायरेशन, जिसको हम C2 साइकिल या इसके दो नाम और भी हैं जिनकी वजह से हम इनको इस साइकिल को जानते हैं। वो है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इस साइकिल में सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो हमारे पास ग्लाइकोलेट होता है और वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इस वजह से हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल भी कहते हैं। और ये साइकिल जो सा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, हम अगर हम कहें तो C3 साइकिल्स, C3 प्लांट्स में। क्योंकि C3 प्लांट्स में ये साइकिल सिर्फ हमारे पास पाया जाता है क्योंकि C3 प्लांट्स में हमारे पास जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है कि रुबिस्को जो सा है वो ड्यूअल नेचर का होता है, वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। तो जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन को RUBP के साथ, जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसके साथ पिकअप करा के उसके साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास 2C कार्बन कंपाउंड बनाता है और आगे से हमारे पास ये फोटो रिस्पायरेशन का साइकिल स्टार्ट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो सी प्रोडक्टिविटी है डार्क रिएक्शन की, जो कि फूड बनाने की जो सी कैपेबिलिटी होती है डार्क रिएक्शन की, वो उसको कम कर देता है। तो ये एक तरह से हमारे पास डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। उसको भी हम देखते हैं कि कैसे ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सा रिएक्शन है हमारे पास या साइकिल है ये C3 प्लांट से एसोसिएटेड है, जबकि C4 प्लांट्स, जिसकी मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, और कैम प्लांट्स, ये दोनों इन दोनों किस्म के प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ ऐसी एनाटॉमी डेवलप की हुई है जिसकी वजह से उनके अंदर ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। तो इससे ये बात सामने आती है कि सिर्फ फोटो रेस्पायरेशन हमारे पास C3 प्लांट्स में होता है। तो अगर हम देखें कि हमने देखा था कि डार्क रिएक्शन में हमारे पास एक सबस्ट्रेट है RUBP, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है हमारे पास, जिसकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो राइबोलोज बेस फॉस्फेट हमारे पास, और एक हमारे पास वहाँ पर एक मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम था हमारे पास रोबिस्को, जो कि हमारे पास डुअल नेचर का होता है। वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। तो रोबिस्को जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को जिस वक्त पिकअप करेगा और RUBP के साथ उसका रिएक्शन करवाएगा तो हमारे पास एक कंपाउंड जो सा बनेगा वो होगा 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम PGA कहते हैं। यानी हमारे पास जो सा कंपाउंड बनेगा वो होगा फास्फोग्लिसरिक एसिड, या हम इसको फास्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो सा कंपाउंड होगा ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ये उस वक्त होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऑक्सीजन के मुकाबले में, उस वक्त ये साइकिल होगा, यानी PGA बनेगा, जो कि हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ से आगे हमारे डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल भी हम जिसको कहते हैं वो नॉर्मली स्टार्ट रहेगा, कैरी आउट होएगा। लेकिन जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बरक्स हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स में प्लांट्स के सेल्स में हो जाए, तो सेल्स उसमें ये होता है कि रोबिस्को जो सा है वो क्योंकि ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, तो वो रोबिस्को कार्बोक्सिलेशन के बजाय ऑक्सीजनेशन करते हुए इस ऑक्सीजन को RUBP के साथ पिकअप कराकर इसके साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास एक कंपाउंड बना देता है। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो वो हमारे पास होता है फास्फोग्लाइकोलेट। तो अगर मैं इधर लिखूं, दूसरे मार्कर यूज़ कर लेता हूं मैं, तो हमारे पास कंपाउंड होता है फास्फोग्लाइकोलेट, या जिसको हम ग्लाइकोलिक एसिड भी कहते हैं। तो हमारे पास सिंपली मैं आपको कह देता हूं कि ये होता है हमारे पास फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अब जब ये 2 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरेट हमारे पास बनता है तो इससे हमारे पास जो कि डार्क रिएक्शन की हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे पास इन दी एंड हमारे पास ग्लूकोज बनाता है, फूड हमारे लिए बनाता है कैल्विन साइकिल, तो वो उसकी कम कर देता है। क्योंकि यहाँ आप देखें अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लें इस फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के या फास्फोग्लाइकोलेट के, तो हमारे पास यानी 4 कार्बन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, इस रिएक्शन से अलग हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इस साइकिल को स्कैवेंजर साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे, जिस वक्त मैं आपको इसको डिटेल में डायग्राम के जरिए से समझाऊंगा, तो ये होता है कि ये जो से 4 कार्बन हमारे पास निकले हैं यहाँ से, ये दोबारा से इस साइकिल के अख्ताम पर हमारे पास दोबारा से एक तो PGL का मालिक्यूल बना देंगे और एक जो सा हमारे पास कार्बन होगा वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या उसकी फॉर्म में हमारे पास रिलीज हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको स्कैवेंजर्स
प्रोसेस भी कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं और, तो ये प्रोसेस जो सा होता है हमारे पास डबली वेस्टफुल प्रोसेस होता है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो इसलिए कि एक तो ये हमारे पास जो सी स्टिमुलेटरी पावर है जो कि हमारे पास लाइट डायरेक्शन में बनती है, उसको ये यूज़ कर लेता है। उसको बिल्कुल ये यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को यानी अपने साइकिल को सिंपली हम कह सकते हैं कि कैरी आउट करता है। एक तो ये इसका नुकसान है, और दूसरा नुकसान इसका ये है कि हमारे पास जो सा कंपाउंड बनता है जो कि प्रोडक्टिविटी होती है हमारे पास ग्लूकोज की शक्ल में कैल्विन साइकिल में, उसको ये डिस्टर्ब करता है, या तो उसको बिल्कुल रोक देता है या उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो इस दो तरह से ये हमारे कैल्विन साइकिल को, या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को ये नुकसान पहुंचाता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और अगर मैं आपके अक्रेंस बताऊं कि ये किस जगह पर होता है हमारे पास, तो 3 तरह की सेल ऑर्गेनली है जिनमें ये पाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास होती है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है परऑक्सीसोम्स, और तीसरी हमारे पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इस साइकिल का, इस रिएक्शन का हमारे पास कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट में, कुछ हिस्सा बाकी हमारे पास परऑक्सीसोम, और आखिर में हमारे पास जो सा होता है वो फिर दोबारा से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इन 3 बेसिकली हमारे सेल ऑर्गेनरी जो सी हैं, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें ये रिएक्शन हमारे पास ये साइकिल पाया जाता है। तो अब हम इनको, इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे साइकिल को ड्रामेटिकली हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास वेस्टफुल प्रोसेस है, ये किस तरह से स्कैवेंजर प्रोसेस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करता है और दोबारा से इन दी एंड हमारे पास पीजीए का साइकिल बनाता है, और कैल्विन साइकिल आगे से फिर से कैरी आउट होता है। तो इसके लिए मुझे दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, में पहले ही, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही इस पूरे साइकिल को लिख लिया है अपने पास, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी और टाइम भी हमारा कम से कम इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको देखने के तो ये साइकिल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं सिंपली 3 स्टेप इसके बताता हूं जिसकी मदद से आप उसको जहन में रखें, और इससे आपको बहुत ही आसानी से ये साइकिल समझ आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान साइकिल है। तो पहला स्टेप हमारे पास इस साइकिल में क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको समराइज कर लेता हूँ। तो हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट। पहला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट। पहले स्टेप में हमारे पास ग्लाइकोलेट बनेगा। दूसरा स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। और तीसरा स्टेप हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ सीरीन, या सेराइन आप पढ़ लें इसको। तो हमारे पास ये 3 बेसिक स्टेप होंगे जिसकी मदद से आप इसको ध्यान में रखें, जिसकी मदद से आपको ये पूरा साइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आपने सिर्फ ध्यान इस वीडियो पर रखना है और ध्यान से गौर से समझना है, और जहाँ से आपको समझना है आप वीडियो को पॉज करके, रिवाइंड करके दोबारा से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर करके जाएं, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है कि आप इस साइकिल पर, इस सेक्शन पर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। और साथ साथ हम ईटा के मुतालिक जो से क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें आपके, या नीट में जो से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो भी आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में, या मेरा कोई भी वीडियो आप देख लें तो उनमें मैं हर किस्म के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी साथ साथ लेके चलता हूँ। और बाज़ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि आते हैं अक्सर, तो आपको उनको भी ध्यान में रखनी है और इस साइकिल को अपने पास नोट भी करते रहना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लें या ऑक्सीजन लें, जो कि स्टोमेटा से हमारे पास सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटर हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि हम फोटो रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट होता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए। तो जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर आती है क्लोरोप्लास्ट में, और उसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास वो जो सी ऑक्सीजन है, रोबिस्को की एक मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है हमारे पास रोबिस्को, उसकी मदद से हमारे पास ऐड हो जाता है, ये रिएक्शन करता है आरयूबीपी के साथ, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं राइबोस बिस फॉस्फेट, जो कि हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये आरयूबीपी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को हमारे पास कंज्यूम होता है, और हमारे पास 2 कंपाउंड बनाता है। एक मॉलिक्यूल बनाता है हमारे पास फास्फोग्लाइकोलेट का, जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, जबकि एक हमारे पास
3 कार्बन कंपाउंड पीजीए बनाता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट, ये हमारे पास बना देता है। और जब अगर हम यहाँ पर क्योंकि आरयूबीपी के 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, तो लिहाजा 2 मॉलिक्यूल हमारे पास फास्फोग्लिसरेट के बनेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल हमारे पास पीजीए यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, वो होता है हमारे पास पीजीए, और वहाँ से आगे हमारे पास कैल्विन साइकिल रन होता है। तो जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन हो, जैसा कि कुछ प्लांट्स, कैम्प प्लांट या C4 प्लांट्स ने अपने अंदर क्रंच एनाटॉमी को डेवलप किया हुआ है, जिस पर मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जोन से ये प्लांट्स होते हैं C2 प्लांट्स या C2 साइकिल जिनमें रन होता है, उनमें ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के उसके मुकाबले में। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन करते हुए आरयूबीपी के, तो हमारे पास 2 कंपाउंड बनाता है, एक फास्फोग्लिसरेट जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि साथ में हमारे पास पीजीए बनता है जो कि हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास फास्फोग्लाइकोलेट बना तो यहाँ पर कुछ कार्बन जो से हैं हमारे पास यहाँ पर इस साइकिल से, कैल्विन साइकिल से अलग हो गए, जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो अब इस रिएक्शन का या इस साइकिल का हम अगर देखें कि इसका आउटकम क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसको हम क्यों करवाते हैं, तो इस वजह से होता है क्योंकि जो कुछ जो से हमारे पास आप अब देख रहे हैं कि 2 कार्बन है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिहाजा 4 कार्बन हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन से, कैल्विन साइकिल से अलग हुए हैं। तो अब इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कार्बन साइकिल की ये रिएक्शन दोबारा से आगे कैरी आउट होता है, और ये पूरे रिएक्शन होते हुए हमारे पास आखिर में फिर दोबारा से ये पीजीए का एक मॉलिक्यूल बन जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज हो जाता है इस सेक्शन में। वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कहाँ पर रिलीज होता है। तो इसका एम यह है कि जो कि कार्बन हमारे पास यहाँ से ज़ाया हो चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, उनको दोबारा से हासिल करना। तो इसका मेन एम है, इसका मेन कंक्लूजन है इस रिएक्शन का। अब जब फास्फोग्लाइकोलेट हमारे पास बन जाता है तो यहाँ इस प्रोसेस के बाद, इस स्टेप के बाद, ये पहला हमारा स्टेप है जो कि मैं अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट। तो यहाँ पर हमारे पास पहला हमारे पास स्टेप मुकम्मल होगा कि जब फास्फोग्लाइकोलेट जोन सा है उससे 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जोन से हैं वो वहाँ से निकलेंगे, रिलीज होंगे और हमारे पास एक 2C कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट। तो जब ग्लाइकोलेट बनता है तो ये ग्लाइकोलेट हमारे पास डिफ्यूज हो जाता है हमारे पास पर ऑक्सीसोम्स में, जो कि एक दूसरी सेल ऑर्गेनरी है उसमें ये हमारे पास चला जाता है। जब ये दूसरी सेल ऑर्गेनरी ग्लाइकोलेट चला जाता है पर ऑक्सीसोम में, तो ये ग्लाइकोलेट जो सा है हमारे पास एक एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज, उसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट। तो ग्लाइऑक्सिलेट में जब ये कन्वर्ट होता है, जो कि फिर अगेन हमारे पास 2C कंपाउंड है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और होता है कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनती है। जब हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज की ऑक्साइड की हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेल में, पर ऑक्सीसोम में, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज एक हमारे पास एंजाइम है कैटालेस, उसकी मदद से ये ब्रेकअप हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। तो जब ग्लाइकोलेट से हमारे पास ऑक्सीडाइज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज एंजाइम की मदद से जब ग्लाइको ऑक्साइड ऑक्सीलेट बनता है, तो अब ये जो सा ग्लाइऑक्सीलेट जो सा है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ग्लाइसिन में, जो कि हमारे पास दूसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। ये आपने स्टेप ध्यान में रखने हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये साइकिल पूरा समझ आ जाएगा। तो जब ग्लाइऑक्सीलेट हमारे पास कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, तो इसमें हमारे पास ये जो सा अमाइनो ग्रुप है ये इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये एडिशन होती है इसकी ग्लाइऑक्सीलेट में, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं क्योंकि हम पीछे से ही शुरू से ही 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, लिहाजा इसके भी ग्लाइसिन के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और इसमें हमारे पास क्योंकि अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो लिहाजा ये जो सा ग्लाइसिन है ये आपको पता भी है कि सिंपलेस्ट हमारे पास अमाइनो एसिड है।
अब ये जो सा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, ये हमारे पास डिफ्यूज हो जाता है अगेन एक और सेल ऑर्गेनरी में, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ग्लाइसिन, तो ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस में होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इस ग्लाइसिन से हमारे पास अमोनिया जो सा है वो रिलीज हो जाते हैं। अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाती है, और क्योंकि ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल्स है, लिहाजा हमारे पास इसके 4 कार्बन हो जाते हैं टोटल। तो इसमें ये जो सा ग्लाइसिन है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में, या सीराइन आप इसको पढ़ लें, जो कि हमारे पास 3 कार्बन है और इसका 1 मॉलिक्यूल बनता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 3 कार्बन तो बनता है, तो 1 कार्बन इसका कहाँ गया। तो जब ये 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 2 कार्बन है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, लिहाजा इसमें 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन जो से हैं, इनमें से 3 कार्बन हमारे पास सीरीन के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि 1 कार्बन जो सा है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में यहाँ से रिलीज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको फोटो रिस्पायरेशन इसी वजह से कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, और क्योंकि ये रिएक्शन जो सा है हमारे पास लाइट की मदद में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से लिंक करता है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल एक कार्बन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल गया, और 3 कार्बन की सूरत में हमारे पास सीरीन बन गया। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लाइसिन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स के, लेकिन सेरीन का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको कार्बन की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, और जिनमें से 3 कार्बन हमारे पास सेरीन में कन्वर्ट हो गए, और 1 कार्बन की सूरत कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में हमारे पास 1 कार्बन यहाँ से रिलीज हो गया। और इस रिएक्शन में हमारे पास एक काम और होता है कि हमारे पास NADH पॉजिटिव जोन सा है वो यहाँ से, जो कि हाइड्रोजन या फोटोन हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन जो से रिलीज होते हैं, उनको पिकअप करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हुए यहाँ पर NADH प्लस H पॉजिटिव बना देता है। अब ये होता है कि हमारे पास क्योंकि एक अमोनिया निकल गया, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लिहाजा इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से एक निकल गया। अब एक अमाइनो ग्रुप इसके अंदर सेरीन में अभी भी मौजूद है। अब जब ये सेरीन दोबारा से हमारे पास डिफ्यूज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा परऑक्सीसोम में, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास जो है सेरीन, ये आगे से यहाँ पर डीएमिनेशन होगी। यानी डीएमिनेशन का मतलब है कि डी मीन यहाँ से रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, रिमूवल हो रही है। एमिनेशन हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप की, यानी यहाँ से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल हो रहा है, अमाइनो ग्रुप यहाँ इस प्रोसेस से निकल रहा है। तो जब एक, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप सीरीन में मौजूद था, तो वो यहाँ से निकल जाता है, जबकि हमारे पास जब ये निकलता है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी पायरुवेट, जो कि हमारे पास 3 कार्बन होता है, और इसका भी 1 मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। तो ये जिस प्रोसेस से हमारे पास यहाँ से अमाइनो ग्रुप निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। तो जब डीएमिनेशन हो जाती है सीरीन की, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, जो कि हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है और उसका 1 मॉलिक्यूल बनता है। अब जब हाइड्रोक्सी पायरुवेट हमारे पास बन जाता है, तो ये अगेन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक और कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरेट। और ये ग्लिसरेट जो सा है, इसका भी 1 मॉलिक्यूल बनता है, और ये भी हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर NADH प्लस H पॉजिटिव जो से होते हैं, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं NAD पॉजिटिव में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये NADH प्लस H प्लस कहाँ से आए। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जिस वक्त हम कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारे पास जिस वक्त ग्लिसरीन कन्वर्ट हो रहा था सेरीन में, तो हमारे पास एक रिएक्शन हुआ था कि यहाँ पर NADH पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन हुई थी, हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव बना था। और यही NADH प्लस H पॉजिटिव जो सा है, वहाँ पर हमने हाइड्रोक्सी पायरुवेट के कन्वर्ट करने के लिए ग्लिसरेट में हमने यूज़ किया, जिसकी मदद से हमारे पास ये NADH प्लस H पॉजिटिव रिड्यूस हुआ, और हमारे पास ये नया कंपाउंड बना, जो कि हमारे पास है ग्लिसरेट, जो कि हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सा ग्लिसरेट है हमारे पास अगेन ट्रांसफर हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में। अब जब ये 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, तो ये विद द हेल्प ऑफ ATP ये हमारे पास अगेन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस का हम कहते ही स्कैवेंजर प्रोसेस है, तो ये लिहाजा जो कि हमारे पास कार्बन यहाँ रिलीज हुए थे, अलहदा हुए थे इस रिएक्शन से, वो दोबारा से ग्लिसरेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा PGA
में, जो कि हमारे पास होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है और यही 3 कार्बन हमारे पास अगेन पीजीए की फॉर्मेशन में मदद करेंगे, और क्योंकि पीजीए में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है तो लिहाजा यहाँ पर एटीपी यूज़ होगी, और एटीपी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास एडीपी में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो सा होगा वह इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएगी, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा पीजीए, जो कि हमारे लिए हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर होगा। और ये पीजीए अगेन हमारे पास कैल्विन साइकिल में हिस्सा लेकर आगे हमारे फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सवाल क्या पैदा होता है कि यहाँ पर ये एटीपी है, ये कहाँ से आई? तो ये एटीपी अगर आप गौर करें तो हमारे पास हमने जो सी स्टिमुलेटरी पावर बनाई थी लाइट रिएक्शन में, उस लाइट रिएक्शन में जो सी हमने एटीपी बनाई थी उसका कुछ हिस्सा हमारे पास, कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंज्यूम होगा, उसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम ग्लिसरेट को कन्वर्ट कर सकें पीजीए में, फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ये होल साइकिल था कि किस तरह से हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में हमारे पास कार्बन रिलीज हो गया, और जो कि 3 कार्बन हमारे पास बच गए थे जो हमारे पास इस पीजीए से अलग हो गए थे, जैसा कि ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ मिली थी, तो वो 3 कार्बन जो से हैं वो इस रिएक्शन के एंड पर ग्लिसरेट से कन्वर्ट हो जाते हैं पीजीए में, और ये कार्बन हमारे पास दोबारा से हासिल हो जाते हैं, और ये दोबारा से पीजीए जो है कैल्विन साइकिल में हिस्सा लेकर अपने आगे, तो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है। तो ये होल रिएक्शन था। आपने जो कि मैं आपको 3 मेन स्टेप इसके बताए हैं वो आपने ध्यान में रखते हुए इस पूरे रिएक्शन को देखना है, और इसको एक कॉपी में, अलग कॉपी में, रफ कॉपी में आपने कोशिश करनी है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसको फिर दोबारा से वहाँ पर खुद से करने की कोशिश करें ताकि आपको इस पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपने जो उनसे 3 स्टेप में ध्यान में रखने हैं वो ये हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलेट होगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन होगी, और फॉर्मेशन ऑफ सीरीन होगी, या सीराइन आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये 3 स्टेप आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम थोड़े से नीट डेटा के हवाले से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर एराइज हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ पर एराइज हो जा सकता है कि हमारे पास इस रिएक्शन को हम ग्लाइकोलेट रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो ग्लाइकोलेट होता है, इस वजह से हम इसको ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। अब क्वेश्चन एक और पैदा यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारे पास अगर वो पूछें इस लिहाज से कि हमारे पास किस एंजाइम की मदद से हमारे पास ये जो सा हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट है, ये या जिस प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज कन्वर्ट होती है, मिलती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो वो आपको पता है कि जब ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होती है हमारे पास एक एंजाइम है जो कि है हमारे पास ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज, उसकी मदद से जब ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है साथ में, वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज। तो जिस वक्त पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, तो जो सा एंजाइम यूज होता है वो कैटालाइज होता है। तो आपको इन एंजाइम के बारे में भी, इन एंजाइम को भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि ईटा में ज़्यादातर एंजाइम्स के मुतालिक या नीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते, वो समझते हैं कि मुश्किल है, ये याद नहीं हो सकती, तो वो इनको छोड़ देते हैं जो कि उनकी कमज़ोरी बन सकता है। तो लिहाजा आपने इनको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैटालाइज एंजाइम है, और इसी तरह आपको ये एंजाइम भी पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीडाइज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज, जो कि ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइऑक्सिलेट में। तो आपको ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो सकते हैं, तो आपने इस पूरे साइकिल को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये साइकिल अच्छे तरीके से आता हुआ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन भी अगर इस टॉपिक के मुतालिक आया तो आप उसको करने के अहल होंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के मुतालिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए हमें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप उस क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे सकें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि एक चैनल है जो कि हमें एक फ्री और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है बायोलॉजी का, जो कि आपको मैं कोशिश करता हूँ, आप देखते भी हैं कि आपको एक बहुत ही आसान तरीके से आपको कंसेप्ट आपका बिल्ड कर सकूँ। तो आप ज़रूर इनको अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनके अंदर ये वीडियो शेयर करें ताकि जो कि मेरा एम है, जो कि पर्पज़ है मेरा वीडियो बनाने का, वो फुलफ़िल हो सके, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नॉलेज से भरपूर और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।